पोस्टर बैनर टंगे रह गए, एयरपोर्ट पर बिछे रेड कारपेट पर जूतों की छाप तक नहीं पड़ी। सैनिक इंतजार में अपनी अपनी पोजीशन पर जमे रह गए। मीटिंग रूम में टेबल पर बिछी नई मेजपोश पर एक सिलवट तक नहीं आई। पर्दे खोलने बंद करने की भी नौबत नहीं आई। अमेरिका के जॉइंट बेस एंड्रयूज पर एयरफोर्स 2 विमान ने भी जेडी वांस को लेकर रनवे से उड़ान नहीं भरी, क्योंकि ईरान नहीं आया। नतीजा क्या निकला? एक और टाको ट्यूसडे, ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट। इसकी एक और बानगी, सीजफायर को वापस बढ़ा दिया गया। जिन राष्ट्रपति ट्रंप ने नो मोर मिस्टर नाइस गाय की धमकी दी थी, वो फिर से सो कॉल्ड नाइस गाय बन गए हैं। ट्रंप सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पाकिस्तान के कहने पर मैं अपनी सेना को हमले नहीं करने का आदेश देता हूं। अब सीजफायर तब तक रहेगा जब तक ईरान अपना प्रपोजल नहीं देता और जब तक दोनों देशों में बातचीत पूरी नहीं हो जाती। यानी एक तरह से देखें तो फिलहाल के लिए जंग सस्पेंड सी नजर आ रही है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। तो फिर ट्रंप के पीछे हटने का मकसद क्या है? क्या दोनों देशों में बातचीत होगी या स्टेटस क्यू पर ही जंग फिलहाल टल जाएगी? पीसमेकर बनने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान, वो अब क्या करेगा? मुल्क की डिप्लोमेसी को फिर से लिखने में जुटे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अगला कदम क्या होगा? आज इन सब पर बात करेंगे। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 21 अप्रैल की दोपहर ट्रंप व्हाइट हाउस में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठे थे। उनके सामने एक बड़ा फैसला था, ईरान के साथ आगे क्या करना है। सीजफायर की समय सीमा खत्म होने वाली थी, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी, ईरान की चुप्पी। इससे पहले अमेरिका ने ईरान को समझौते के लिए कुछ पॉइंट्स भेजे थे, जिन पर बातचीत आगे बढ़ाने से पहले सहमति चाहिए थी, लेकिन कई दिन बीत गए और कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में जेडी वांस और बाकी लोग पाकिस्तान जाकर आमने सामने की बातचीत में क्या ही हासिल कर पाते। CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, व्हाइट हाउस में ट्रंप के करीबी अधिकारियों का मानना है कि जवाब न आने की एक बड़ी वजह ईरान के नेतृत्व में अंदरूनी फूट है। उनको लगता है कि ईरान के नेताओं के बीच इस बात पर सहमति नहीं है कि बातचीत में क्या रुख अपनाना है, खासकर यूरेनियम एनरिचमेंट और मौजूदा स्टॉक को लेकर, जो पीस टॉक का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये वजह हो सकती है, लेकिन ये ट्रंप के पीछे हटने को छिपाने का तरीका भी हो सकता है। ईरान के डिप्लोमेट्स की असली ताकत और अधिकार पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इससे ये भी दिखता है कि अमेरिका की रणनीति में भी उलझन है, क्योंकि ईरान के नेतृत्व में जो फूट आई है वो इजराइल के उन हमलों से और बढ़ी है, जिसमें ईरान के ऐसे बड़े नेता मारे गए जो समझौता कर सकते थे। खैर, सीधे सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने की बजाय ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते का सीजफायर बढ़ाने का फैसला किया था। अब जानते ही, इस बार कोई नई अंतिम तारीख भी नहीं बताई गई। ट्रंप इस जंग का कूटनीतिक हल चाहते हैं। वो एक ऐसी जंग को फिर से शुरू करने से बच रहे हैं जिसे वो पहले ही जीतने का दावा कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल बातचीत का टूट जाना ये दिखाता है कि ट्रंप को अपनी कई मांगों के साथ समझौता करना कितना मुश्किल हो रहा है। उधर ईरान ने भी साफ कहा है कि जब तक ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट से आने जाने वाले जहाज़ों पर लगी पाबंदी नहीं हटाते, तब तक वो नई बातचीत में शामिल नहीं होगा। लेकिन ट्रंप ने इसे मानने से इनकार कर दिया, कहा कि जब तक पूरा समझौता नहीं हो जाता हम स्ट्रेट नहीं खोलेंगे। अधिकारियों का कहना है कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार होने का संकेत देता है तो तुरंत पाकिस्तान यात्रा का इंतजाम किया जा सकता है, लेकिन ईरान की तरफ से कोई नरमी नहीं दिख रही है। ईरान की संसद के स्पीकर के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी ने कहा कि ट्रंप का सीजफायर बढ़ाना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, जो हार रहा है वो शर्तें नहीं तय कर सकता। घेराबंदी जारी रखना बमबारी जैसा ही है और इसका जवाब सैन्य तरीके से ही दिया जाना चाहिए। इस पूरे मामले से एक बात साफ है, मिलिट्री का दमखम दिखाकर ईरान को बातचीत के लिए झुकाने का ट्रंप का प्लान अब कई बार फेल हो चुका है। ईरान के अंदर अब ये धारणा बन रही है या बन सकती है कि अमेरिका की धमकियां उतनी असरदार नहीं हैं। बातचीत के लिए आने में देरी करके अमेरिका को और इंतजार करवाकर ईरान खुद को ज़्यादा मजबूत दिखा रहा है। साथ ही बार बार टलती मीटिंग्स ईरान को जंग से उभरने और अपनी मिलिट्री ताकत को फिर से जुटाने का भी समय दे रही है। ऐसे में सवाल है कि अब आगे क्या होगा। अगर इसे पॉजिटिव नज़रिए से देखें तो अनिश्चित काल तक बढ़ा ये सीजफायर कूटनीति के लिए जगह बनाएगा। ट्रंप ने सीजफायर बातचीत खत्म होने तक जारी रखने को कहा,
ऐसे में ये कई हफ्तों या महीनों तक चल सकता है, क्योंकि ईरान के साथ बातचीत हमेशा लंबी और कॉम्प्लेक्स होती है। जितना ज़्यादा समय सीज फायर टिकेगा, उतना ही ट्रंप के लिए इसे तोड़ना मुश्किल हो सकता है। इससे उन्हें एक फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है, एक ऐसी जंग रुक जाएगी जिसने उनकी लोकप्रियता और दुनिया की अर्थव्यवस्था दोनों को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन ट्रंप को मूड स्विंग्स होते रहते हैं। उन्होंने पहले भी 2 बार ईरान से बातचीत करते करते उस पर हमले कर दिए थे। दूसरी तरफ सीज फायर ट्रंप की सबसे बड़ी समस्याओं का स्थायी हल नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट अभी बंद है। ईरान की बची हुई लीडरशिप को पहले से ज़्यादा सख्त माना जा रहा है। ईरान के पास अब भी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, जिससे वो अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू कर सकता है। अब चुनौती यह है कि पाकिस्तान समेत बाकी देशों के डिप्लोमेट्स ऐसा रास्ता निकालें जिससे ईरान को किसी तरह वापस बातचीत की मेज़ पर लाया जा सके। एक रास्ता यह हो सकता है कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों और जहाज़ों पर लगी पाबंदी को हटाने के बदले ईरान से स्ट्रेट खोलने की शर्त रखे। ईरान ने कहा भी है कि पोर्ट्स पर पाबंदी हटने के बाद वो बातचीत फिर से शुरू कर सकता है, लेकिन ट्रंप को इसके लिए मनाना एक बड़ा चैलेंज होगा। अगर बात पीस टॉक्स की मेज़ तक आज आ भी पहुंच जाती है, तो भी वहां सहमति बनाना एक बड़ा चैलेंज होगा। ऐसे में अब जंग का क्या भविष्य हो सकता है, एक्सपर्ट से समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया सीज फायर, उन्होंने रियलाइज नहीं किया, मुझे लगता कि इट अपीयर्स टू बी इंडेफिनिट, क्योंकि उन्होंने डेडलाइन नहीं दी। उनका कहना है कि जो ईरान की लीडरशिप है वो फ्रैक्चर्ड हो गई है। बेसिकली वहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है बिटवीन द हार्डलाइनर्स और जो बाकी जो मॉडरेट्स जो बचे हुए हैं। हार्डलाइनर्स डू नॉट वांट टू मेक पीस, जो मॉडरेट है वो एक तरह से नेगोशिएटेड आउटकम चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान के एक्सप्लेनेशन और उनके लॉबिंग के वजह से कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के वो थोड़ा और वक्त दे रहे हैं ताकि द ईरानियंस कैन गेट देयर एक्ट टुगेदर। देखिए, ईरानियों का प्रॉब्लम ये है, आपने गौर किया होगा कि कितना कम ट्वीट करते हैं वो। आपने देखा, वो इसलिए कम करते हैं कि जब भी वो फोन इस्तेमाल करते हैं दे आर लाइकली टू बी हिट बाय इजरायलीज। तो आपस में भी बात करना मुश्किल हो गया है इन लीडरशिप से। सो इन दैट सिचुएशन वो प्रॉपरली, जैसा कि एक कॉन्फ्रेंस करके मीटिंग करके दे कांट कम टू अ जॉइंट कंसेंसस। दूसरी चीज ये है कि खबर आ रही है आज सुबह से कि डोनाल्ड ट्रंप अब एक गाइडलाइन देंगे, टाइमलाइन देंगे, जिस टाइमलाइन में दे एक्सपेक्ट द ईरानियंस टू कम बैक विद अ रिस्पॉन्स एंड अग्रीमेंट। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक्सीडेंटली हैज रीच्ड, आप कह सकते हैं उनके पास एक ऐसी गोली मिल गई है उनको जिससे वो 2 बर्ड्स मार सकते हैं एक साथ। ईरान और चाइना दोनों पे वार कर रहे हैं। अगर ये शुरू में ही करते तो जंग की जरूरत ही नहीं थी, ही कुड हैव हैड द सेम इफेक्ट। तो वो बेट कर रहे हैं कि ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा ईरान ये दबाव, और उसके बदले में दे विल कम बैक एंड एक्सेप्ट हिज कंडीशंस। ये उनकी शर्त है। और वो रियलाइज किए कि जो हम अंग्रेजी में कहते हैं काइनेटिक वॉरफेयर, यानी जिसमें बमबारी वगैरह हो रही है, वो शायद अमेरिकन पब्लिक को पसंद नहीं आ रही है। एंड ही इज नॉट गेटिंग एनी बम्प फ्रॉम दैट, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, उनका अप्रूवल रेटिंग गिरते ही जा रही है। सो ही इज नॉट विलिंग टू डू दैट। अब अलबत्ता ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है, तो 2 चीजें ट्रंप समझ ही नहीं रहे हैं कि ईरान के लिए ये एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल है, यानी सरकार को बरकरार करे। जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है 1979 का, उसको वो सैक्रिफाइस करने के लिए अभी तैयार नहीं है। और उन्होंने कार्रवाई ऑलरेडी शुरू कर दी। सुबह से 3 ऐसे जहाज़ों पे उन्होंने वार भी कर दिया, 2 को सीज भी कर लिया, उनमें से एक भारत को आ रहा था। तो जो सबसे बड़ा शिपिंग कंपनी है, उसका जो जहाज था वो इंडिया आ रहा था, और एक जहाज श्रीलंका जा रहा था, और एक जहाज यूएई जा रहा था। तो इन तीनों जहाज़ों पे उन्होंने फायरिंग भी की और उनको सीज करके अपने पानी में कंट्रोल कर लिया। तो मुझे लगता है कि ईरान इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड बाय पुटिंग मोर प्रेशर ऑन, जो उनके पास तकरीबन 2000 जहाज पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं, तो वो तो बाहर आ ही नहीं सकते। तो उनके ऊपर ईरान विल डू सम काइंड ऑफ प्रेशर टू ओपन द ब्लॉकेड। और ईरान ये मेंटेन किया हुआ है कि ब्लॉकेड जब तक खत्म नहीं होगा हम बात नहीं करेंगे। तो जो गेम थियरी होती है उसमें एक खेल होता है जिसको हम कहते हैं चिकन, यानी 2 गाड़ियां फॉर एग्जांपल वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तेजी से, लास्ट में कौन डर के हटता है उसको चिकन कहते हैं। तो राइट नाउ अमेरिका और ईरान आर सॉर्ट ऑफ प्लेइंग चिकन। ये कह रहे हैं कि जब तक डील नहीं हुई हम ब्लॉकेट खत्म नहीं करेंगे।
और वो कह रहे हैं कि जब तक आप ब्लॉकेड नहीं ख़त्म करते हम बात नहीं करेंगे। So we will see who gives in. अब पाकिस्तान की बात। इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा है आज से नहीं 3 दिन से। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि 11 अप्रैल की तरह इस बार भी मना करते करते ईरान मान जाएगा, मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आ जाएगा। लेकिन ईरान ने गांठ बांध ली है कि जब तक ब्लॉकेड नहीं हटेगा वो किसी नेगोशिएशन की टेबल पर नहीं बैठेंगे। इसके बावजूद पाकिस्तान हार मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार ईरान को मनाने के नए नए रास्ते खोजने में लगा हुआ है। 28 फरवरी को शुरू हुई अमेरिका इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग में हज़ारों लोग मारे गए हैं अब तक। ईरान की सरकार, उसकी सिविल और मिलिट्री ढांचा बर्बाद हो गया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद है जिससे दुनिया के तेल बाजार हिले हुए हैं। जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर की भी मौत हुई। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस भी जंग में खिंच गए। हालात ऐसे बन रहे हैं कि ये एक बड़ी क्षेत्रीय जंग बन सकती थी जिसका कोई साफ अंत नज़र नहीं आ रहा था। तभी पाकिस्तान की सेना ने एंट्री ली बिल्कुल सही समय पर। 8 अप्रैल को सीज़ फायर का ऐलान हुआ। पाकिस्तान फौज के जनरल मुनीर ने सीधा ट्रंप से बात की। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने अमेरिकी प्रस्ताव तेहरान पहुंचाए। ईरान के जवाब वाशिंगटन पहुंचाए। चीन को भी जानकारी में रखा गया, लूप में रखा गया। माना जा सकता है कि चीन ने भी रूस को प्रॉपर ब्रीफिंग दी होगी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार अमेरिका और ईरान के इतने बड़े अधिकारियों के बीच आमने सामने बातचीत इस्लामाबाद में हुई। जब वो बातचीत फेल हो गई तो मुनीर खुद तेहरान गए ताकि प्रक्रिया चलती रहे, और ऐसा हुआ भी। काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस रिसर्च के फाउंडर, डायरेक्टर और विदेशी मामलों पर लिखने वाले हैप्पीमैन जैकब ने इसके ऊपर एक बड़ा दिलचस्प और जानकारी परक लेख लिखा है। ये लेख कहता है, पाकिस्तान की सेना की एक पुरानी आदत रही है, वो अक्सर हालात के सही समय और सही पक्ष पर जाकर खड़ी हो जाती है। अमेरिका और ईरान के बीच अगर सीज़ फायर टिकता है तो कई जानें बचेंगी और मुमकिन है कि जंग फिर शुरू ना हो। पाकिस्तानी सेना ने वो काम कर दिखाया जो बाकी नहीं कर पाए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस जंग में पाकिस्तानी सेना वो विकल्प बनकर सामने आई जिसने परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करा। अमेरिका को एक ऐसा मध्यस्थ चाहिए था जो तेहरान तक पहुंच रखता हो और जिसकी कमांड साफ सुथरी हो, जिसे लोकतंत्र के शोर, सड़क के विरोध या कानूनी प्रक्रियाओं से कोई फर्क ही न पड़ता हो। सऊदी अरब को एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए था, चीन को एक स्थिर सहयोगी, ईरान को एक मध्यस्थ। पाकिस्तानी सेना ने ये चारों चीज़ें एक साथ दी। उसने रणनीतिक गहराई की जगह चालाकी और मौके पर फैसला लेने की कला को अपनाया। ये इसलिए काम करता है क्योंकि दुनिया को बार बार ये संस्था काम की लगती है। इतिहास देखिए, कोल्ड वॉर के समय अयूब खान पाकिस्तान को अमेरिकी पाले में ले गए। फिर चीन के सबसे कठिन समय में पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहा। उन्होंने दोनों से फ़ायदा उठाया। 1954 से 1965 तक हर मौके पर सही तरफ रहे। लेकिन उनके बाद याहया खान के समय 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा यानी बांग्लादेश अलग हुआ। फिर आए जिया उल हक। उन्होंने 1977 में तख्ता पलटकर भुट्टो को हटाया। सोवियत अफगान युद्ध को अमेरिका से मदद लेने, गुप्त परमाणु कार्यक्रम और जिहादी नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल किया। 1980 के दशक में वो हर मौके पर सही तरफ दिखे, लेकिन यही जिहादी नेटवर्क बाद में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बन गया, जो आज पाकिस्तान के लिए खतरा है, जिसकी वजह से मुनीर काबुल पर बमबारी कर रहे हैं। कुछ जिहादी आज भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ भी शुरू में गलत तरफ थे, लेकिन 9/11 हमले के बाद 72 घंटे के अंदर सही तरफ आ गए। फिर अमेरिका से फंड लिया, उसकी निर्भरता बढ़ाई, तालिबान को अपने कंट्रोल में रखा। 2001 से 2021 तक पाकिस्तान हर मौके पर फिर से सही तरफ खड़ा नजर आया। लेकिन 2021 के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया तो पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर नई सुरक्षा की नई दिक्कतें खड़ी हो गईं। हालात बिगड़ते गए और आज पाकिस्तान दोनों तरफ से दबाव में है। इन सब के बावजूद आज फिर पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति कराने में लगा हुआ है। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि वो इतिहास के सही पक्ष पर खड़ा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर पहले की तरह ये सिर्फ एक चालाकी भरा कदम है जो बाद में बड़े स्तर पर नुकसान में बदल सकता है? इस बारे में हैप्पीमैन जैकब लिखते हैं, कोई शक नहीं कि यह मध्यस्थता एक बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत है। ट्रंप के पसंदीदा फील्ड मार्शल मुनीर दुनिया के केंद्र में है। अगर सीज़ फायर टिकता है तो पाकिस्तान को श्रेय, धन्यवाद और आर्थिक लाभ सब मिलेगा। लेकिन ये फ़ायदे अस्थायी भी हो सकते हैं, जैसा पहले हुआ है। सीज़ फायर टूट सकता है और दोष पाकिस्तान पर आ सकता है। ईरान के खिलाफ सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता एक्टिव हो सकता है। अफगानिस्तान का संघर्ष बढ़ सकता है, सेना की क्षमता पर दबाव डाल सकता है। ट्रंप की दिलचस्पी खत्म हो सकती है और व्यक्तिगत संबंध टूट सकते हैं। इजराइल भी गेम बिगाड़ने में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। यानी जो हालात अभी पाकिस्तान को ज़रूरी बना रहे हैं वो हमेशा नहीं रहेंगे। ये अच्छा दौर चाहे ख़त्म हो या नहीं, इससे पाकिस्तानी फ़ौज की बुनियादी पहचान नहीं बदलती। जो सेना तेहरान में मध्यस्थता कर रही है वही सेना पहले नेटो के खिलाफ तालिबान को वापस लाने के लिए प्रॉक्सी का इस्तेमाल करती रही।
इस्लामाबाद में बातचीत की तैयारी करते हुए कंधार पर बम गिराती है। एक दिन सूट पहनती है, दूसरे दिन हरी और खाकी वर्दी। एक दिन बंदूक उठाती है, दूसरे दिन फाइल। एक दिन ट्रंप से बात करती है, अगले दिन आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। यानी हालात के सही पक्ष पर खड़े होने के बावजूद पाकिस्तान इतिहास खंगालने पर गलत पक्ष में ही दिखता है। बड़ी खबर यहीं तक। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। पहली सुर्खी यूक्रेन से है, या यूं कहें कि डॉनीलैंड से। मामला ये है कि यूक्रेन की तरफ से पीस टॉक के दौरान एक अनोखा सा सुझाव सामने आया। न्यूयॉर्क टाइम्स पर 21 अप्रैल 2026 को छपी रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेन ने डोनबास रीजन का नाम डॉनीलैंड रखने का सुझाव दिया है। डोनबास रीजन यूक्रेन के साउथ ईस्ट में पड़ता है, जो डोनेस्क और लुहांस्क को मिलकर बनता है। रशिया के बॉर्डर से सटा यह इलाका 2022 से यूक्रेन और रशिया के बीच जंग की बड़ी वजह रहा है। रिपोर्ट बताती है कि यह सुझाव एक राजनीतिक कदम है। रिपोर्ट के हिसाब से यूक्रेन राष्ट्रपति ट्रंप को इम्प्रेस करना चाहता है ताकि वो रशिया पर दबाव बढ़ाएं। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी देश ने ट्रंप को रिझाने के लिए ऐसा कुछ किया हो। 2018 में पोलैंड ने यूएस मिलिट्री बेस का नाम फोर्ट ट्रंप रखने का सुझाव दिया था, जिसे खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नकार दिया था। वहीं 2025 में आर्मेनिया और अजरबैजान ने 43 किलोमीटर लंबे विवादित कॉरिडोर का नाम ट्रंप के नाम पर रखा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक तरफ रशिया डोनबास पर पूरा कब्जा चाहता है। जंग के दौरान रशिया ने इस इलाके के बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो ज़मीन के बदले शांति नहीं चाहते। लेकिन यूक्रेन का ये कदम दिखाता है कि यूक्रेन हर तरीका इस समय आजमाने को तैयार है। अभी भी बातचीत जारी है, लेकिन समाधान दूर। अगली सुर्खी नेपाल से। 2025 के जनजी प्रोटेस्ट के बाद नेपाल में नई सरकार बनी। बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ ही हफ्तों में एक बार फिर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। राजधानी काठमांडू से लेकर तमाम शहरों तक लोग सड़कों पर हैं। प्रोटेस्ट की बड़ी वजह भारत नेपाल सीमा पर सख्ती। भारत नेपाल सीमा दुनिया के सबसे खुले बॉर्डर में से एक है। अब नेपाल सरकार ने कस्टम ड्यूटी लागू कर दी है। भारत से आने वाले 100 नेपाली रुपए से ज़्यादा की हर चीज़ पर टैक्स लगेगा। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ा है। राशन, दवाई, कपड़े सब महंगे। पहले लोग आसानी से भारत से सामान लाते ले जाते थे, अब बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ गई है, चौकसी बढ़ गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम से राजस्व बढ़ेगा, अवैध व्यापार रुकेगा, लेकिन जनता इसे अपने खिलाफ मान रही है। इसी वजह से सड़क पर उतरी है। दूसरी बड़ी वजह है स्टूडेंट यूनियन पर बैन। बालेन सरकार ने कॉलेजों में राजनीतिक दलों से जुड़े स्टूडेंट यूनियन को खत्म करने का आदेश दिया है। इससे स्टूडेंट्स में नाराजगी है, जो प्रोटेस्ट में बदलती अब नजर आ रही है। इसके अलावा बालेन सरकार के गृह मंत्री सुदन गुरुंग पर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन के बड़े आरोप हैं। खबर लिखे जाने तक इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि सुदन गुरुंग ने, गृह मंत्री ने, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुल मिलाकर इन्हीं वजहों से नेपाल में प्रोटेस्ट एक बार फिर तेज हो गए हैं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों को ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।